शूटरों की एक बड़ी फौज है जिसके दम पर उसने दुनिया भर में खौफ का साम्राज्य बना लिया है। आखिर उस लॉरेंस गैंग में गुर्गों की एंट्री कैसे होती है? गैंग में कैसे लड़कों को भर्ती किया जाता है? भर्ती के लिए उन लड़कों का चुनाव कैसे होता है और कैसे वो उस मापदंड पर खरे उतरते हैं ताकि उनको गैंग में शामिल कर लिया जाए? ये कुछ एक ऐसे सवाल है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज लॉरेंस गैंग के इसी अनछुए पहलुओं को जानने की हम भी कोशिश करेंगे कि आखिर लॉरेंस के गुर्गे कैसे बनते हैं खतरनाक शार्प शूटर। लॉरेंस ने कैसे बनाई शूटरों की फौज? बिश्नोई गैंग में एंट्री के क्या है नियम? गैंग में कैसे होता लड़कों का चुनाव? बिश्नोई गैंग के लिए कौन करता भर्ती? लॉरेंस बिश्नोई देश का वो गैंगस्टर जिसने कुछ ही वक्त में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तरह ही न सिर्फ अपना अकूत साम्राज्य खड़ा कर लिया बल्कि 700 शूटर्स की लंबी फौज खड़ी कर ली है, जिसमें सिर्फ अकेले पंजाब में ही 300 शूटर्स मौजूद हैं जो अपने आका के एक इशारे पर कभी कहीं भी गोलियां चला देते हैं। सवाल ये उठता है फिर कैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली? वो कौन लड़के हैं जिनमें लॉरेंस के ग्रुप का मेंबर बनने की काबिलियत होती है? ये लड़के गैंग के लिए अपनी काबिलियत कैसे साबित करते हैं? आखिर कैसे होता है इन लड़कों का चुनाव? सबसे बड़ा सवाल कि इनका चुनाव कौन और कैसे करता है। आज इंडिया डेली आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन नामों से रूबरू करवाएगा जो न सिर्फ गैंग के लिए वैकेंसी निकालते हैं बल्कि लड़कों का रिक्रूटमेंट कर उन्हें इस लायक बनाते हैं ताकि वो गैंग के नियमों का पालन कर सके। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग नए लड़कों की गैंग में भर्ती करने के लिए साइबर स्पेस और दूसरे सोशल मीडिया के तरीके का इस्तेमाल करता है, जिसमें ऐसे वीडियो डाले जाते हैं जो युवाओं को मोटिवेट और उन्हें गैंग को ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि गैंग के मेंबर्स का चुनाव कौन करेगा। जांच एजेंसी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक एल गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा को दी हुई है और वीरेंद्र प्रताप इसके लिए सीधे नए लड़कों के संपर्क में नहीं आता बल्कि इसके लिए उसने अपने छोटे भाई सूर्य प्रताप और नरेश यादव को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो साइबर स्पेस और फेसबुक के जरिए नए लड़कों के बायोडाटा को भी मंगवाते हैं। गैंग में नई रिक्रूटमेंट के लिए गैंगस्टर काला राणा का भाई सूर्य प्रताप और उसका साथी नरेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और साइबर स्पेस पर गैंग के लिए वैकेंसी निकालते हैं, जिसके बाद जब लड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग में शामिल होने की इच्छा जताते हैं तो उसके बाद सूर्य प्रताप और नरेश यादव उनकी स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी करने के बाद जो लड़के सिलेक्ट होते हैं उन लड़कों की जानकारी जो सूर्य प्रताप है वो अपने भाई काला राणा के साथ शेयर कर देता है। एक बार जब गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई सूर्य प्रताप गैंग के लिए नए लड़कों का सिलेक्शन कर लेता है, उसके बाद उन सिलेक्टेड लड़कों की जानकारी अपने बड़े भाई काला राणा के साथ साझा करता है, जिसके बाद काला राणा उन सिलेक्टेड लड़कों की लॉयल्टी का टेस्ट लेता है, जिसके लिए उन्हें टास्क दिया जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सारा प्रोसेस सोशल मीडिया के माध्यम से ही चलता है। नए लड़कों को सिर्फ अपने से ऊपर वाले के बारे में जानकारी होती है, लेकिन उसके ऊपर कौन है और ये टास्क किसने दिया, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, ताकि अगर टास्क के दौरान कोई लड़का पकड़ा जाए तो उसे ये पता ना हो कि आदेश कहां से आया और किसने दिया। एक बार जब चुने हुए लड़के गैंग की जरूरत के हिसाब से दिए गए टास्क को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद
गैंगस्टर काला राणा द्वारा उन लड़कों की जानकारी कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ शेयर कर देते हैं। यानी गैंग में लड़कों के शामिल होने का आखिरी फैसला इन दोनों का ही होता है। टॉप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नरेश यादव ने पूछताछ में खुलासा किया है कि हरियाणा के सांपला के रहने वाले विकास और पलवल के रहने वाले होशियार ने सोशल मीडिया फेसबुक आईडी के जरिए गैंग को ज्वाइन किया था। यही सबसे बड़ा कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शूटर्स का आंकड़ा 700 तक पहुंचा और वो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसमें तेजी से युवा जुड़ते चले जा रहे हैं। और देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई ने एक खतरनाक गैंग को तैयार कर दिया है और आज सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो लॉरेंस के गुर्गे कैसे बनते हैं शार्प शूटर, इसी पर आज हम आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो लोग हैं वो इस गुर्गे को यानी कि इस गैंग को वो है ज्वाइन करते हैं और क्या तरीका है उनका। ये सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप खोड़ा हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हैं। और कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले रजनीश, आपके पास हम आएंगे और आपने ग्राउंड जीरो पर रह करके इस पूरे रिपोर्ट को देखा, जाना, तैयार किया। आपसे हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने अपने इस पूरे गैंग को तैयार किया है, क्योंकि देखिए ये गैंग सिर्फ ऐसा नहीं कि शार्प शूटर तैयार करता है, इसके साथ साथ जो है इस पूरी तरह से एक कंपनी है जिसके अंदर में लीगल से लेकर के अन्य मैटरों को सुलझाने के लिए भी लोग जो है जुड़ते हैं और इनके गैंग का हिस्सा बनते हैं। शुरुआत कैसे हुई इस गैंग की, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर शुरुआत की, जहां तक आपने बात की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शुरुआत तभी से हो गई थी जब लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के समय था। कॉलेज के दौरान उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। कॉलेज के दौरान ही विक्की मिंटू-खेड़ा से उसकी दोस्ती हुई और विक्की मिंटू-खेड़ा के मर्डर होने के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई ने उसका बदला लिया, उसके बाद वो जेल गया और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई की जो साम्राज्य है उसकी तैयारी यानी उसकी नींव पड़नी शुरू हो चुकी थी। वहीं पे जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने कई गैंगस्टर्स के साथ अपना रिश्ता कायम किया, अपने जो संबंध बनाए और उसके बाद एक लोग लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ते चले गए। पहले लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा जो साम्राज्य था वो पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन फिर उसने हरियाणा में अपने पैर पसारे, उसके बाद दिल्ली में पैर पसारे। दिल्ली में जितेंद्र गोगी से उसने जो है वो संबंध कायम किया। हरियाणा की बात किया, काला जखेड़ी से उसने संबंध कायम किया। और अगर ये राजस्थान की बात करें तो आनंद पाल से उसने संबंध स्थापित किए। किस तरीके से वो लगातार एक ग्लोबल लेवल पर बढ़ता चला गया। इसके बाद जब जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई जो भी क्राइम करता था या फिर अपने गुर्गों के जरिए कोई भी क्राइम करवाता था या अपनी पेशी पे जब कोर्ट जाता था तो वहां की वीडियो बनाई जाती थी और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता था, ग्लैमराइज किया जाता था। इससे कई यूथ प्रभावित होते थे और उनको सोशल मीडिया, साइबर स्पेस या फिर फेसबुक या दूसरे माध्यमों से उनको कहा जाता था कि अगर वो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रुप को ज्वाइन करें और इसके लिए वो अपने रिक्वेस्ट भेजें। जिसके बाद ये तमाम चीजें शुरू होती थी। रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू होता था, उसके बाद स्क्रूटनी का सिलसिला शुरू होता था और जैसा रिपोर्ट में भी साफ तौर पर देखा गया, इस बात की जिम्मेदारी काला राणा को दी गई थी और काला राणा ने अपने भाई को इसकी जो है वो जिम्मेदारी दी थी कि वो लड़कों को स्क्रूटनी करे। एक बार काला राणा का जो भाई है वो और नरेश यादव जब लड़कों को स्क्रूटनी करता था तो उसके बाद लड़कों का स्क्रूटनी करने के बाद उनका पूरी डिटेल काला राणा के साथ शेयर कर जा रही थी। बिल्कुल, और इसी तरह से एक एक स्टेप चढ़ते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा जो एक गैंग है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। कुलदीप जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि आपसे समझने की हम कोशिश भी करेंगे। जिस तरह से देखे, पहले तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। अब हम अगर मुंबई की बात कर ले तो बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसमें हमने देखा जो हत्यारे थे वो किसी भी तरह से उनका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल वाला नहीं था, उम्र बहुत कम थी, एक तरह से नाबालिग भी उसमें कई जो है वो मिले हैं। और साथ ही साथ परत दर परत अगर देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जिससे वो कनेक्टेड हैं।
कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने इन सबको अपने पाले में करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया और कैसे इनसे एक कहते हैं ना कि जुड़ाव हुआ, या वो कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है और हर किसी के जहन में यही है। तो कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ता है और इस तरह से पूरे एक तरह से कहें कि कंपनी वो खोल करके रखता है। देखिए, इनका जो मैकेनिज्म है वो एक सिंडिकेट की तरह है और इनका ऑपरेशन जो है इंटर स्टेट है, बल्कि इंटर कंट्री भी है जी। और इनके जो ऑपरेटिव्स जो बैठे हैं, जो मेन ऑपरेटिव्स बैठे हैं, वो बाहर की कंट्रीज में है, जैसे यूएस में है, दुबई में है और कनाडा में है ख़ास तौर पे। और यहाँ के जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इंडिया का ताल्लुक है, वहाँ इनकी ज़्यादा जो इनके सिंडिकेट जो इनके सेल्स बैठे हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, वो बिहार, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान में ख़ास तौर पे देखे गए हैं। और इनका मोडिस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल है। ये ल्योर करते हैं स्पेशली यंगस्टर्स को, स्पेशली 15 to 23, 24 एज ग्रुप्स में इनको ल्योर करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, जो 2 लड़के पकड़े गए सलमान खान के बाहर, जो उन्होंने फायरिंग की थी, विकी गुप्ता और सागर पाल, वो लेबर के काम करने आए थे पंजाब बिहार से और वहाँ पे उनको स्पॉट किया गया। उनको काफ़ी पैसा दिया गया, 1 लाख रुपए दिया गया, पिस्टल दिया गया। तो ये इम्प्रेशनेबल एज होती है यंगस्टर्स की, जहाँ पे वो अट्रैक्ट होते हैं क्राइम की तरफ, ड्रग्स की तरफ, या कुछ एक्साइटिंग काम करने के लिए जहाँ पे पैसा आसानी से आ जाए और कोई दिलेर टाइप का काम करे। तो उस एज पे ये उनको अप्रोच करते हैं, उनको ल्योर करते हैं, उनको पैसा देते हैं और फिर उनको बाज़ाब्ता क्रिमिनल बनाते हैं। तो ये एक किस्म का साइकिल है जिसमें और ये अपना जो एक्शन करते हैं उसमें ये काम करके जब दिखाते हैं, उससे इनके जो टारगेट एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगर कहीं पर जैसे बाबा सिद्दीकी का आपने बताया और ये बात फैल गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये काम किया, तो आगे से जो इनके जो इनके जी कुलदीप जी, नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। रजनीश, आपका हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आगे जो काम कर रहे हैं, उनका मैं कोई पैसा भी देना पड़े तो दे दूं, तो उस टाइप के काम से ये उसका फायदा लेते हैं, क्योंकि ये खाली थ्रेट नहीं देते हैं, थ्रेट को एग्जीक्यूट भी करते हैं और उसको पब्लिसिटी भी देते हैं। और इससे ये होता है, एक दहशत का माहौल पैदा होता है इस गैंग की तरफ, और जो जहां भी ये थ्रेट करते हैं वहां ये हेफ्टी पैसा भी लेते हैं और ये टारगेट्स चुन लेते हैं जहां पे उनको पैसा अच्छा वसूल हो। नहीं कुलदीप जी, देखा ये जा रहा है कि देखिए टारगेट तो आप चूज कर ले रहे हैं जहां पैसा अच्छा मिले, लेकिन अगर अपने गुर्गे में किसी को शामिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूथ को टारगेट किया जा रहा है। क्या यूथ यहां पर इनके लिए सबसे एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जिसे टारगेट करना आसान होता है, इजी होता है? शायद उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो उन तक पहुंच पाना मुश्किल है। क्या ये सारी वजह रहती है यूथ को टारगेट करने के पीछे? बिल्कुल, ये वल्नरेबल एज में जो होते हैं लड़के, जहां पे ये एक फैसिनेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जहां पैसा भी इनको जब मिलता है, खास तौर पे जैसे इनको 1-1 लाख रुपए दिया गया था स्टार्ट में ही, तो इनको लगता है कि ये बड़ा इजी मनी है, सिर्फ हमने पिस्टल लेना है, फायर करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये एक किस्म का वे आउट बन जाता है, इजी वे आउट और अच्छा पैसा। और साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जहां पर भी ये काम करे वहां से कोई सक्सेस रेट उनकी अच्छी हो, चाहे वो किलिंग के सिलसिले में हो या चाहे वो फिरौती के सिलसिले में हो। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। इसमें सर्वेलेंस के अलावा इसमें हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें हमें जो इन्फॉर्मर सिस्टम है उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है और उसमें सख्ती से जब तक पेश नहीं किया जाएगा और जब तक इनमें स्पेशल क्रिमिनल लॉ, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कोई स्पेशल लॉ न बने, जैसे महाराष्ट्र बॉम्बे में है मौका, उस टाइप के एक कानून बनना चाहिए जहां पे इनको सख्त से सख्त सजा मिले। तब तक हम इनकी कमर नहीं तोड़ सकते, तब तक हम इनकी कमर नहीं तोड़ सकते। ये कुछ और उसमें स्पेशल ट्रायल होनी चाहिए, अलग कोर्ट बनने चाहिए। जी ठीक है रजनीश, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैंने इसका जिक्र किया कि एक तरह से ये कंपनी खोलते, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शार्प शूटर के अलावे इनके इन्फॉर्मर भी होते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या है, या रेकी के लिए अलग लड़के होते हैं, या इसके अलावे देखा जाए तो लीगल मैटर, अगर किसी तरह से फंसते हैं तो कानूनी तौर पर इन्हें कौन बचाएगा, इसके लिए वो एक लीगली तौर पर भी लोगों को रखते हैं। तो
एक तरह से ये कंपनी है। आप जब इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जांच कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से ये पूरी चीजें चलती है, क्या क्या सामने आया? इनके इस पूरे गैंगस्टर की दुनिया में कौन कौन होते हैं एक पूरे गैंग के अंदर में? देखिए, ये गैंगस्टर्स की दुनिया एक स्याह दुनिया है। इसमें सिर्फ गैंग के 3-4 लोगों के अलावा एक दूसरे के टच में कोई चौथा आदमी नहीं रहता। अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर वो है तो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके टच में सिर्फ गोल्ड और या जो रोहित गोदार, काला राणा या फिर ये काला जठेड़ी, इनके अलावा कोई भी शख्स जो है वो लॉरेंस बिश्नोई केस के संपर्क में नहीं रहता है। वहीं अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं इस पूरी कंपनी की, तो ये पूरी जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तमाम रजनीश, लोग हम एक आपके दूसरे पास के वापस साथ लौटेंगे, जुड़े हुए हैं। वापस लौटेंगे। कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। इससे पहले हम कुलदीप जी आपके पास आते हैं। देखिए, एक तो मैं यहाँ पर जो लगातार रजनीश से भी सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि ये एक गैंगस्टर वाली जो दुनिया है, इसके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे हम किसी एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग देखते हैं, वैसे इनमें लीगली डिपार्टमेंट भी है, रेकी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, यानी इस तरह से ये कनेक्टेड है। आपने भी जो बताया कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कनेक्शन है, वहां से फंडिंग भी होती है, वहां छुपने के लिए बेहतर जगह भी है, वहां से लेकर के जेल में भी रहते हुए कई गैंगस्टर जो है अपने गैंग को बखूबी चलाते हैं, और वो चलाते हैं सिर्फ इन यूथ के भरे से। लेकिन इनका सिलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि देखिए, आपने भी कई गैंगस्टर्स जो हैं उनकी कमर तोड़ी होगी, उनका आपसे पाला पड़ा होगा, आपने समझने की कोशिश की होगी कि कैसे नए नए लोग जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं इन सब में। कैसे आप लोग को पता चलता है कि देखिए ये तरीका है, इस तरीके से ये जाते हैं और ये लोगों को सेलेक्ट करते हैं? देखिए, इसमें जो आपने कहा एक कंपनी की तरह ये ऑपरेट करते हो, वो बहुत अच्छा इसका एक डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैं इसकी ज़्यादा, अगर इसमें पैरेलल हम देख ले जी। तो पैरेलल इसका ज़्यादा बनता है जैसे टेररिस्ट गैंग्स अलग अलग चलते हैं। टेररिस्ट गैंग्स में एक बहुत तरीका होता है कि अगर कहीं एक मॉड्यूल ब्रेक हो जाए या बस्ट हो जाए तो बाकी जो मॉड्यूल हो उन पे असर ना पड़े, वो नहीं पता चले। तो उसमें तरीका ये है कि मेन टेररिस्ट हैंडलर, जैसे मान लीजिए कोई भी टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में बैठा है, यहाँ कनाडा और अमेरिका में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, या मान लीजिए जैसे टेररिस्ट गैंग में पाकिस्तान में बैठे हैं उनके कमांडर, वो अलग अलग ग्रुप लॉन्च करते हैं और वो अलग अलग, उनके आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ताकि अगर एक कहीं पे भी एक इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, कोई इंटेलिजेंस आ जाए, और इसके तो लिए वो वहाँ पे सोशल अगर मीडिया का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, वो इनका इनका अपना मैकेनिज्म सोशल मीडिया का तो बहुत यूज करते हैं, और इसके अलावा अपना इनका अपने ये सेट्स भी अपने वायरलेस सेट रखते हैं, जिस जो जो उनकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ये बड़े बिल्कुल जो टेररिस्ट मॉड्यूल्स होते हैं, लगभग उसी का एक पैरेलल इन्होंने खड़ा किया है, ताकि डायरेक्टर जो है, मेन डायरेक्टर जो, वो बाहर की कंट्री में बैठा है, जिसको सब गैंग्स का पता है, ताकि वो कभी पकड़ में ना आए। और अगर कोई जो ऑपरेटिव्स हैं इनके इंडिया में, वो अगर कहीं पकड़ में आए तो 1 या 2 या 3 लोगों से ज्यादा एक एट ए टाइम पकड़े नहीं जाए, और बाकी लोग इंसुलेटेड रहे, बाकी ग्रुप्स इंसुलेटेड रहे, क्योंकि इनको एक दूसरे को पता नहीं होता कौन कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। वो एक जो मास्टर बैठे हैं इनके कहीं पे आउटसाइड कंट्री मेनली, उन्हीं को पता रहता है। तो इसलिए इनका अलग अलग बड़ा आइसोलेटेड ये ऑपरेशन है, और ये इंडिविजुअली डायरेक्शंस पे काम करते हैं। तो ये इन्होंने जो मॉड्यूल पिकअप किया है, ये मैं समझता हूं कि मोर और लेस ये टेररिस्ट ऑपरेटिव मॉड्यूल्स उन्होंने कॉपी किए हैं, जी। और इसको बहुत हाई तो लेवल पे कुलदीप चला जी, रहे ये हैं। समझे ना कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो आप देश के बाहर जो आतंकी जो देश में घुसकर के इस तरह से कर रहा है, और जो एक है आतंकी जो इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हुए उसी मॉड्यूल पर जो है वो काम करे, वो भी देश के अंदर में रह करके। आप बात करते हैं कि नए नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है, अपने सूत्रों को बढ़ाने की जरूरत है, जो इन्फॉर्म करते हैं, यानी कि लोग, स्थानीय लोग जो खास तौर से जानकारी देते हैं। इसके अलावे और किसकी जरूरत है कि ताकि ऐसे गुर्गे, ऐसे गैंगस्टर, उनकी कमर तोड़ी जा सके, उनको खत्म किया जा सके? देखिए, इसमें हमने सबसे ज्यादा अगर इसमें फायदा होगा तो वो जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसमें काफी मदद मिलेगी। तो इनके जो जो और दूसरा जो फाइनेंशियल एंगल जो है, इनके जो हवाला ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ से जो वसूली करते हैं वो बाहर भी बेचते हैं। ठीक। इनका जैसे आपने कहा, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे मान लीजिए जो मैंने कहा, इसमें टेररिस्ट के भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। एक फाइनेंशियल ग्रुप होता है जो उनको फाइनेंस सप्लाई करता है, एक ओवरग्राउंड वर्कर्स का ग्रुप होता है जो ओवरग्राउंड सपोर्ट उनको देते हैं। जी। इसी तरह इनके भी अपने अपने ग्रुप्स हैं जो अलग अलग चीजें देखते हैं। इसमें हवाला ऑपरेटिव्स के अलग चेन होगी,
और इसमें ऑपरेटिव्स की चेन अलग अलग मॉड्यूल्स हैं हर जगह पे, जहां जहां ये ऑपरेट करते हैं, जहां जी जहां इनको भेजते हैं ये। और इसी तरह ये जो इनके कम्युनिकेशन का अलग सिस्टम है, ताकि वो जो बिल्कुल, कम्युनिकेशन का अलग डायरेक्शन सिस्टम पहुंचानी है, है वो इसी तरह से स्पेसिफिक फंडिंग आदमी तक अलग अलग पहुंचानी होती है। है। बिल्कुल कुलदीप जी, और कुछ इसी हिसाब से जो है पुलिस को भी सोचने की जरूरत है, और इसी के तहत जो है कई नई नई चीजें टेक्नोलॉजी को लाने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप।